आपको HNO3 से रिवाइज करा दूं ताकि आपकी कोई गलती नहीं हो, आप भी चेक कर लें कि आपने सही याद किया हुआ है या नहीं। बच्चों देख लीजिए अपने पास ये रिएक्शन होती है, तो फटाफट से मैं आपको पहले बता दूं कि इसे बैलेंसिंग क्या होगी। मैंने आपको 38-40 याद कराया था, याद होगा, तनु के लिए है, सांद्र तो वैसे ही खूब सारा होता है। ये क्या हो गया बच्चों 38, तो बच्चों यहाँ से इतना क्या हो गया 38। 40 याद कराया था जिंक के लिए, तो यहाँ से तनु में लगा दीजिए 40, 40 मतलब 4 और 10, और जो सांद्र है उनमें कितने लगाएंगे हम 4 और 4, ये क्या हो गई बैलेंसिंग हो गई। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था चारों में जो सेम प्रोडक्ट है वो तो एक तो है क्या अपना H2O, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं सभी को, ये तो याद ही हो गया होगा। साथ में और क्या है अपना प्रोडक्ट, यहाँ से ये कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट, जिंक है तो जिंक नाइट्रेट। बच्चों कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट लिख देना, जिंक है तो जिंक नाइट्रेट लिख देना। अब आती है मेन प्रोडक्ट की बात। मैंने आपको बता रखा अगर यहाँ से क्या हो सांद्र तो प्रोडक्ट आप क्या बना देंगे बच्चों NO2, अगर सांद्र है तो प्रोडक्ट क्या बना देंगे NO2। बची किसकी बात, कॉपर और Zn की। आपको याद होगा कि एक के साथ तो NO बनेगा और एक के साथ क्या बनेगा N2O। तो N किस में ज्यादा है, कॉपर में कि जिंक में? जिंक में क्या आता है N आता है, जिंक में क्या आता है N, तो जो जिसमें एक्स्ट्रा N है वो तो कौन सा है N2O। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों के साथ प्रोडक्ट क्या याद करा NO, दोनों के साथ क्या बना NO बना, तो कॉपर के साथ भी और जिंक के पास भी। हमने देखा जिंक में एक N क्या है एक्स्ट्रा, इसीलिए जिंक के साथ क्या बन गया N2O। तो बना दीजिए कॉपर वाले के साथ NO और जिंक वाले के साथ N2O। और रही इनकी बैलेंसिंग की बात, तो यहाँ पर कितने हैं 8 HNO3, तो यहाँ कितने बन जाएंगे H2O 4 बन जाएंगे। इस तरह से आप इसको बैलेंसिंग कर सकते हो। यहाँ से 4 HNO3 है तो यहाँ से कितने बन जाएंगे H2O 2 बन जाएंगे। आगे की बैलेंसिंग ऐसा नहीं है केवल यहाँ की बैलेंसिंग करके छोड़ दो, यहाँ 4 जिंक है तो इसका मतलब यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पे 3 कॉपर है तो यहाँ से आ जाएंगे आगे 3 आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ से होगा। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है, जिनके आगे 1 है तो ये 1 ही रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा 1 रहेगा। इनकी सहायता से आप H2O को बैलेंस कर सकते हैं। बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये P ब्लॉक का कि कॉपर और जिंक की सांद्र तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया लिखिए। एक आपकी भूरी वाले परीक्षण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको भी रिवाइज करा दें ताकि आपको भूले नहीं आप इसमें। तो नाइट्रेट आयन हो गया, ठीक है, जिसका परीक्षण होता है भूरी वलय में, मतलब ब्राउन रिंग टेस्ट में। और इसके साथ हम क्या लेते हैं फेरस आयन लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं H2SO4 जो दीवार के सहारे परखनल दीवार से। NO3 किस में चेंज हो जाएगा बच्चों NO में, +2 किस में चेंज हो जाएगा +3 में, H+ किस में चेंज हो जाएगा H2O में। अब आप यहाँ से उठाइए, यहाँ से किसको उठाएंगे Fe, +3 नहीं लेंगे +2 ले लेंगे, बाकी आप NO और H2O एज इट इज रख दीजिए। प्रोडक्ट में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से Fe, फिर H2O का होल 5 और ये NO। आवेश कितना है यहाँ पे +2, तो यहाँ भी कितना रख देना +2 और साथ में H2O एक्स्ट्रा क्योंकि यहाँ से 6 लिए जाते हैं। तो ये आपकी भूरी वाले परीक्षण है, याद रखिए इनको। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपके रिवीजन से चीज छूटे ना और आपको सारी चीजें याद हो जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं वो अपन वर्ग 16 में, जिसमें हमने आपसे कहा था कि आगे सल्फर पढ़ना था, हम ऑक्सीजन पढ़ चुके थे। कि बच्चे नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। वर्ग 16 में नया टॉपिक है अपना सल्फर। सल्फर के अपर रूप, अपर रूप आप जानते हैं कि परमाणु जो सल्फर तत्व तो समान रहता है लेकिन इसके रूप बदल जाते हैं, अलग अलग रूप में मिलते हैं। इसके 3 हमने लिखे, विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, प्लास्टिक सल्फर। विषम लंबाक्ष सल्फर जो होता है इसका गलनांक 385, ये कोई पूछता नहीं, आपसे पूछ सकते सल्फर के 3 अपर रूपों के नाम लिखिए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने 3 ही लिखे यहाँ से। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ S8 इसका होता है, ये भी S8 रूप में होता है, लेकिन प्लास्टिक सल्फर S6 के रूप में होता है। 6 सल्फर के परमाणु आपस में जुड़ते हैं। प्लास्टिक सल्फर बनता कैसे है मैं आपको वैसे जनरली बता देती हूँ कि गर्म सल्फर को क्या करते हैं, जो अपनी गर्म सल्फर मतलब पिघली हुई सल्फर जो होती है उसे ठंडे जल में उडेलते हैं, जिससे रबड़ जैसी मुलायम सल्फर मिलती है। मतलब पिघली हुई सल्फर है उसको किस में डालते हैं बच्चों, ठंडे पानी में हम यहाँ से डालते हैं। ठंडे पानी में जब डालते हैं तो रबड़ जैसी मुलायम सल्फर मिलती है, उसे प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। और जो प्लास्टिक सल्फर होती है बच्चे नर्म होती है, प्रत्यास्थ होती है, जो धीरे धीरे कठोर होकर किस में चेंज होने लग जाती है, विषम लंबाक्ष सल्फर में बदलने लग जाती है। आगे देखिए बच्चे स्ट्रक्चर की बात
करें तो इसकी पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होती है, अर्थात यहाँ से वलय समान संरचना है, इसकी भी वलय समान है, लेकिन इसकी संरचना कैसी होती है, कुर्सी की भांति। आपको थोड़ा सा अगर ध्यान हो या फिर आप नए हैं यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं कि साइक्लोहेक्सेन भी 2 रूपों में पाया जाता है, एक कुर्सी और एक नौका। थोड़ा सा हम इसको और पढ़ेंगे इसी 12th क्लास में, कुर्सी की भांति कैसे होती है मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगी। आगे देखिए विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष, इन दोनों में यही चीज याद रखिएगा, अगर सर्वाधिक स्थायी की बात आती है तो बच्चों यहाँ पे विषम लंबाक्ष सल्फर ज्यादा स्थायी है। आगे बात करते हैं, विषम लंबाक्ष सल्फर को अगर मैं 369 केल्विन पर गर्म कर दूं, कितने पे, 369 केल्विन पे गर्म कर दें तो विषम लंबाक्ष चेंज किस में हो जाता है, एकंताक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अगर 369 से कम ताप की बात होती है तो विषम लंबाक्ष स्थायी होता है, लेकिन इससे ज्यादा टेम्परेचर की बात होती है तो एकंताक्ष सल्फर स्थायी होता है। कम तापमान पे विषम लंबाक्ष, ज्यादा तापमान पर एकंताक्ष। अगर कम तापमान रखेंगे तो ये इसी रूप में रहेगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे वो एकंताक्ष में परिवर्तित हो जाएगा। तो 369 केल्विन वह तापमान है जिस पर दोनों अपर रूप स्थायी होते हैं और इसे ही दोनों के मध्य का संक्रमण ताप कहते हैं। बच्चों क्या कहेंगे इसे हम, संक्रमण ताप। आपसे पूछ लिया जाए दोनों के मध्य का संक्रमण ताप क्या है तो 369 केल्विन आप बताएंगे। बच्चों अब यहाँ से मैं आपको सल्फर S8 की संरचना बनाने सिखा रही हूँ, कैसे बनाते हैं। आपने W देखा है, बिल्कुल W के जैसी बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर को। देखिए कैसे बनाते हैं W, देखो W ही है ये यहाँ पे, बस मैंने इनको ज्वाइंट नहीं किया है, नहीं किया ना ज्वाइंट, वैसे क्या बना रखा है, W बना रखा है, बना दिया W। अब यहाँ से जो W में जो बीच बीच की जगह छूटी है इस पे क्या लगाएंगे बच्चों, आप सल्फर लगा देंगे, लगा दिया सल्फर, ठीक है। कितने सल्फर आ गए, 5, कितने बच गए, 3। अब 3 के लिए फिर से हमें क्या बनाना है, नीचे W बनाना है, जैसे डबल W बना देते हैं ना, ये देखो 1 2 और ये यहाँ से 3, ये बच गया। इसको आप यहाँ से इसको जोड़ दीजिए। अब आप खुद देखिए W बना है कि नहीं बना, W बन गया। तो ये W के जैसी संरचना हमने इसकी बना दी। इसको बच्चों क्राउन स्ट्रक्चर या ताज के समान संरचना भी कहा जाता है और यही है हमारी S8 संरचना। पहले क्या बनाना है, W, फिर उसको डबल कर देना है, यही इस तरह से बनाएंगे हम S8। बाकी आती है अपनी S6। S6 की संरचना कैसी होती है बच्चों, ये मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें एक ऊपर रखा और एक नीचे रखा है। जो मैंने जगह खाली छोड़ी है बच्चों, यहाँ पे सल्फर लगा दीजिए। इसका मतलब 4 सल्फर तो कहाँ आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। हम साइक्लोहेक्सेन त्रिविम संरचना में पढ़ने वाले हैं, वहां मैं आपको ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाई है कुर्सी संरचना, इसका भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। और मैं बनाना सिखाऊं कुर्सी संरचना 2-3 तरीके से हम बना लेते हैं। एक्चुअली कुर्सी संरचना है ना, इस तरह से भी बनती है। अगर मैं इस तरह से बना दूं तो ये भी यही है। अगर इसके कोनों पे मैं सल्फर रख दूं, ये देखिए यहाँ भी कितने आ रहे हैं, 6 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों सेम ही होती हैं। इस तरह से बना दीजिए या फिर और दूसरी तरीके से बना दे हम। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, 6 वाली है तो कुर्सी और 8 वाली है तो यहाँ से कौन सी बनेगी, W के समान संरचना, पुटित वलय संरचना बनेगी। बच्चों क्वेश्चन है S2 की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है कैसे। अब आप कहेंगे अभी तक तो हमने S8 पढ़ा, S6 पढ़ा, S2 कहाँ से आ गया। तो मैं बता दूं, अगर टेम्परेचर चेंज करते जाते हैं तो यहाँ से ये और अपरूप बनते हैं। तो 1000 केल्विन पर अगर आप सल्फर को गर्म कर दें तो बच्चों क्या आ जाता है, S2 अपरूप आ जाता है। तो 1000 केल्विन से अधिक तापमान पर, मैं लिख दूं 1000 केल्विन से अधिक पर कौन सा रूप आता है बच्चों, S2 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं S2 की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है कैसे। तो आपको याद होगा कि हमने O2 पढ़ा था 11th क्लास के ही 4th चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, O2, S2 भी O2 के समान अनुचुंबकीय है। आपको याद होगा हमने ये वाला क्वेश्चन किससे सॉल्व किया था, MOT से सॉल्व किया था, अणुकक्षक सिद्धांत से सॉल्व किया था। याद आ गया होगा आपको, जिसके अंदर हाँ वह याद होगा आपको कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, वहां पाई स्टार कक्षक में
तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। तो बिल्कुल ये सल्फर भी तो ऑक्सीजन के ग्रुप का ही है, ग्रुप 16 का। तो H2 भी O2 के समान अनुचुंबकीय होती है पाई स्टार कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अगर ये आपसे पूछा जाए क्यों, तो इसका उत्तर होगा ये। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SO2 के विरंजन गुण को समझाइए। विरंजन मतलब होता है रंग उड़ाना, कि SO2 की प्रकृति किस प्रकार से यहाँ से SO2 रंग को उड़ाती है। बच्चों SO2 का जो विरंजन गुण होता है वो इसके अपचायक गुण के कारण होता है। SO2 अपचायक की तरह कार्य करती है, अपचायक की तरह कार्य करती है। कैसे करेगी अपचायक की तरह कार्य? यहाँ से अपचायक की तरह कार्य कैसे करेगी, अर्थात ये अपने इलेक्ट्रॉन देगी। अपचायक मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे लिथियम प्रबल अपचायक है, धातु प्रबल अपचायक होती है, अपचायक की तरह कार्य करती है। ठीक है, इसी की वजह से इस अपचायक गुण के कारण ही, अपचायक गुण के कारण ही इसका विरंजन गुण होता है। तो किस तरह से होता है? SO2 जब नमी की उपस्थिति में कार्य करती है, नमी मतलब H2O, तो यहाँ से क्या बनता है? H2SO4 प्लस 2H। ये जो हाइड्रोजन अपने पास पदार्थ होता है, ये रंगीन पदार्थ कोई भी होता है जिसमें कलर होता है, उसमें जब यह हाइड्रोजन जाकर जुड़ती है तो वो पदार्थ कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि SO2 का जो ये विरंजन गुण है ये स्थायी नहीं होता है। मैं आपको यही बात बता दूं, SO2 का विरंजन गुण स्थायी क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपचायक गुण के कारण विरंजन का काम करती है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, देखिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए कि SO2 का विरंजन गुण स्थायी क्यों है। क्योंकि अगर बच्चों यहाँ से ये अपचायक गुण के कारण विरंजन कर रही है, अगर इसको वापस से उस रंगहीन पदार्थ को, मान लो कलरलेस पदार्थ है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन का वायु में, जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि SO2 के द्वारा किया गया फूलों का विरंजन अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि फूल वापस से वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा संपर्क में आते हैं और वो कलरफुल हो जाते हैं। बच्चों यहाँ से आंसर आप देख लीजिए कि अगर ऐसा भी आ सकता है कि फूलों का विरंजन अस्थायी क्यों होता है, या ऐसा भी आ सकता है कि विरंजन गुण स्थायी क्यों है, क्योंकि इसका वनस्पति नम SO2 प्राकृतिक वनस्पति का अपने अपचायक गुण के कारण विरंजन करती है, रंग उड़ा देती है, और ये पुनः वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत, और वापस से कलरलेस पदार्थ क्या हो जाता है? कलरफुल हो जाता है। तो ये इसका अस्थायी कारण आ गया होने का। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अपचायक गुण के कारण विरंजन है, इसकी कोई एक रासायनिक समीकरण बताइए। ये जो मैंने आपको बताया ये तो केवल इसका यहाँ से ये जो हमने पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से विरंजन करती है वो लिखा हुआ है। अगर धातु के सापेक्ष पूछा जाए तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। तो देखिएगा अपना क्वेश्चन क्या है, SO2 गैस की उपस्थिति का पता किस प्रकार लगाया जाता है, या SO2 के विरंजन गुण को प्रदर्शित करने वाली रासायनिक समीकरण बताइए। तो मैं आपको पहले तो एक बार वैसे बता देती हूँ कि KMnO4 का अगर विलयन लिया जाए, बच्चों इसको समझिएगा, मैंने क्या करा, मैंने KMnO4 का क्या लिया? विलयन लिया। ये KMnO4 का जब विलयन लिया जाता है बच्चों, और इसके अंदर मान लीजिए क्या उपस्थित है? SO2 उपस्थित है, या बाहर से SO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो धीरे धीरे KMnO4 का गुलाबी विलयन कैसा होने लगता है? रंगहीन होने लगता है। क्या होने लगता है? रंगहीन, अर्थात कलर उड़ा दिया। तो इससे ये पता चल गया कि प्रवाहित होने वाली गैस कौन सी है? यहाँ से SO2। तो इसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। रिएक्शन में क्या होता है? KMnO4 से कौन से आयन मिलेंगे बच्चों? MnO4 आयन यहाँ से आपको मिलेंगे। कौन सी गैस प्रवाहित की गई बच्चों? SO2 गैस। किसकी उपस्थिति में होती है? नमी की उपस्थिति में। तो क्या ले लिया? H2O। जब H2O और SO2 मिलते हैं तो बच्चों कौन सा आयन बनता है? यहाँ से आप खुद ही देखिए, H2O और SO2 दोनों मिलकर यहाँ से आपका बनाते हैं सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, जहां से MnO4 जो आयन है आपका, ये जो MnO4 आयन है वो किस में चेंज हो जाता है? Mn+2 में। SO2 जो गैस है अपनी, ये SO4 सल्फेट आयन बना लेती है, और H2O का क्या बनेगा? अपना H+ आयन। अगर आप देखें तो H+ और H2 क्या बन गए? H2SO4 तो हो गए। तो यहां से मैं आपको बता दूं तो सीधे आपसे पूछे कि KMnO4 में अगर SO2 गैस है तो वह उसको क्या कर देती है? रंगहीन कर देती है। तो बच्चों रिएक्शन देख लीजिए यहाँ से इसकी। तो यहाँ से अगर गैस की उपस्थिति का, तो नम SO2 किसका काम करती है? अपचायक का कार्य करती है। का कार्य
करती है तथा KMnO4 का गुलाबी विलयन रंगहीन करती है। तो ये तो हो गई हमारे पास। अब कैसा है, नम है, तो बच्चों यहाँ से रिएक्शन क्या लिखेंगे, KMnO4 से क्या मिलेगा बच्चों, मैग्नेट आयन, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट आयन, साथ में क्या है SO2 गैस, फिर क्या है हमारा नम, ठीक है, नम मतलब नमी, और ये क्या है आगे क्या बनेगा, MnO4 से क्या बनेगा Mn+2, SO2 किस में चेंज जाएगा, सल्फेट आयन में, और यहाँ से H2O में क्या मिलेंगे H+ आयन। देखिए एक रिएक्शन और लिखती हूँ बच्चों मैं आपके सामने। अगर यही रिएक्शन किससे लिखी, Fe+2 से, तो बच्चों SO2 जो है यहाँ से क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर देता है दूसरे का, और स्वयं का क्या करेगा, अपचयन करेगा। तो इसीलिए अपचायक बोलते हैं, अर्थात खुद तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा। देखिए यहाँ से किस तरह से अपना ये है अपना, आगे क्या बनेगा, Fe+2 से क्या बना +3, ऑक्सीकरण कर दिया इसका, सामने वाले का क्या करता है, ऑक्सीकरण। मैंने आपको बताया था SO2 क्या कर रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ से SO2 SO4-2 में चेंज हो गया। सॉरी बच्चों एक चीज मैंने गलत बोल दी यहाँ से, ये MnO4 माइनस में कितना है अपना +7 है, और Mn+2 कितना है अपना, ये +2 में दिख रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है इसको। जो अपचायक होता है वह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ये रिएक्शन Fe+2 के साथ नहीं होगी, Fe+3 के साथ होगी, तथा इसका क्या कर देगा, ये अपचयन कर देगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी शुरू में बोलने में, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज। देखिए यहाँ से SO2 किस में चेंज हो गया, सल्फेट आयन में। SO2 में बता दूं सल्फर या +4 अवस्था में है, जबकि सल्फेट में सल्फर किस अवस्था में है, +6, अर्थात SO2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा दूसरा वाला इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण के क्या बन गया, Fe+2 में चेंज हो गया, और साथ में क्या बन जाएंगे H+ आयन। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, ये वाला ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पेपर में आया भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन आपके, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपचायक गुण ध्यान रखिएगा, वर्ड क्या याद रखिएगा, अपचायक गुण के कारण यह विरंजन करता है। बच्चों सल्फर के ऑक्सो अम्ल, मैं जानती हूँ यहाँ से ऑक्सो अम्ल जो है वो हम पहले फास्फोरस के पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए कोशिश करूंगी आपको समझाने की। H2SO3, सबसे पहले हमने क्या लिखा, H2SO3, फिर क्या आएगा H2SO4, O3 से क्या बढ़ा दिया, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया, फिर मैंने क्या लिखा H2SO5, ठीक है। मैं इसलिए आपको इस तरह से बता रही हूँ, जरूरी नहीं है पेपर में सारे ऑक्सो अम्ल लिखने होते हैं, आप 4-5 भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। आगे क्या करना है आपको, H2 की जगह H2 रखना है, लेकिन वहां पे तो हमने बढ़ाया था, S की जगह क्या कर देना है, एक और S बढ़ा देना है। 5 ऑक्सीजन हो चुके थे, हमने क्या ले लिया, एक और, फिर क्या ले लिया हमने H2S2O7, एक और ले लिया H2S2O8। तो इसमें आसानी क्या हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से हमने लिख लिया, लेकिन जरूरी नहीं है 6 की 6 स्ट्रक्चर आपको बनानी है, आप कोई 4 भी बना सकते हैं। इसमें एक चीज नोट डाल के इसमें चाहो तो नोट कर लीजिए, जितने भी यहाँ पर H हैं वो किस रूप में लिखे जाएंगे, वो OH के रूप में लिखे जाएंगे। सभी H OH के रूप में लिखने हैं। ये याद करने के लिए हो गई ट्रिक, सभी H किस रूप में लिखने हैं, OH के रूप में, सिंगल OH नहीं आएगा। दूसरा ऑक्सीजन है जो हमारा ऑक्सीजन, ये या तो डबल बॉन्ड O के रूप में आएगा, OH में है तो ठीक है, लेकिन अगर खाली ऑक्सीजन है तो या फिर इस रूप में आएगा, ठीक है। इन दोनों के रूप में ही क्या आएंगे हमारे ऑक्सीजन। आ गया ठीक समझ में। अब देखो हम धीरे धीरे यहाँ से दूसरी एक चीज और, सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, 16वें वर्ग में, अर्थात भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो सल्फर केवल कितने बंध बनाएगा, 6 बंध ही बनाएगा। जैसे फास्फोरस कितने बना रहा था, 5। अब देखो बच्चों यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर इसकी है H2SO3, मुझे जहां तक इसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे HNO2 क्या होता है, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। तो हमारे पास H3 जैसे हमने पाता वहां से फास्फोरस, इसी तरह से यहाँ से ही क्या होगा, सल्फ्यूरस। और अगर मैं H2SO4 कहूं तो क्या हो गया, ये तो सभी को पता है, बिल्कुल बता दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फ्यूरस और ये सल्फ्यूरिक, अस में एक ऑक्सीजन कम होती है। सल्फर लिखा हमने यहाँ से, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ऑक्सो अम्ल की सबसे खास बात क्या है बच्चों, एक डबल बॉन्ड लगता है और एक OH लगता है। ये डबल बॉन्ड O लग गया और ये क्या लग गया, OH।
अभी आपको बता भी दूंगी मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कारण है इसके पीछे, क्योंकि ये 6 बंध पूरे नहीं बना पाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। H कितने हैं? 2, एक H तो आ गया। मैंने कहा कि जितने भी H है वो किस रूप में आते हैं? OH के रूप में ही आएंगे। आ गए। अब यहाँ से अब आप एक चीज देखिएगा, देखिए यहाँ से एक चीज देखिए, अब H भी 2 हो चुके, ऑक्सीजन भी 3 हो चुके, सल्फर, फॉर्मूला पूरा हो गया, लेकिन इसके बॉन्ड 1 2 3 4 ही आए, जबकि भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, इसीलिए वो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन किस रूप में आ जाएंगे बच्चों? Lp के रूप में आ जाएंगे। तो इसका नाम क्या है आपका? सल्फ्यूरस अम्ल। रही ऑक्सीकरण अंक की, वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। H2SO4 पे आ जाइए, ये सल्फर रहा, मैं आपको वही डबल बॉन्ड O और OH तो आएगा ही, क्योंकि ऑक्सो अम्ल की पहली शर्त है। H कितने हैं यहाँ से? 2, अर्थात प्रत्येक H किस रूप में आएगा? OH के रूप में आएगा। अब यहाँ से सल्फर के बंध देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4, कितने बंध रह रहे हैं? 2 बंध रह रहे हैं ना 2। अब हमारे पास ऑक्सीजन पूरे हो गए क्या? H पूरे हो गए, S पूरे हो गए, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन बचा है, 2 बंध बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन और 2 बंध, तो 2 बंध तो ऐसे ही लगेंगे, हो गया अपने पास। तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए हमारे पास H2SO5। देखिए H2SO5 कैसे बना दें हम यहाँ से, एक ऑक्सीकरण निकालते समय एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक +6 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 से ज्यादा ये नहीं त्याग सकता, तो 6 से ज्यादा यहाँ से मत बताइएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से कहूँ कि H2SO5 है जो है अपना, इसका निकालिए ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो आप देखिए एक बार, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, ये तो 2 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना होता है? +1 लिख दिया। सल्फर का कितना है? X है, X मान लिया। ऑक्सीजन कितने हैं? 5, एक ऑक्सीजन का कितना है? -2, बराबर क्या रखा? 0। अब इसे कैलकुलेट करिए और X का वैल्यू एक बार निकाल कर देखिए, आपका X का वैल्यू क्या आता है। अब आप X का वैल्यू निकालोगे तो निश्चित रूप से ये 8 आ रहा होगा। देखिए 2 + X - 10 = 0, X बराबर +8 आ रहा है। और अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि X बराबर +6 से ज्यादा नहीं आएगा, सल्फर +6 से ज्यादा नहीं आएगा। तो क्या ये सही है? नहीं, ये ऑक्सीकरण अंक सही नहीं है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला जो था क्या वो गलत है? नहीं, फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला ऐसे ही है। अब हमें इसकी क्या देखनी होगी? स्ट्रक्चर देखनी होगी। क्या स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ है क्या? क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण याद रखिए, ऑक्सीजन का सामान्य अवस्था में -2 होता है, लेकिन हर जगह -2 नहीं होता। किस कब नहीं होता -2? ये याद रखिए, अगर ये O2 के रूप में है तो 0 होता है, अगर ये परऑक्साइड की फॉर्म में है, अगर इस तरह से कोई बंध आ जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होता है? -1। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन -2 नहीं आता, -1 आता है। याद आ गया होगा, हमने चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ा था? हमने 11th में चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, हमने 8वां चैप्टर, वहां पर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी मैंने। जो मेरी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन्हें लिखवाई थी मैंने। तो याद आ गया होगा बच्चों, आपको -1 बताया था मैडम ने क्लास में। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे H2SO5 को। H2SO5 को सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ से हमने क्या लिखा? सल्फर। जो इसकी स्थिति है वो तो लिख ही देंगे, यहाँ से H2SO ये लिख दिया, OH, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैंने आपसे कह रखा है H सारे किस रूप में आते हैं? OH के रूप में आते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 5 हैं, तो 1 2 OH के रूप में आएगा, तो यहाँ से क्या बना दिया हमने? OH। अब 1 2 3 4 बंध हो गए, 2 बंध बचे हुए हैं हमारे पास। कितने बचे हुए हैं? 2 बंध बचे हुए हैं। ऑक्सीजन भी कितने बचे हुए हैं? 2। ऑक्सीजन भी कितने बचे हुए हैं? 2। अब आप कहेंगे मैडम 2 तो ऑक्सीजन बच रहे हैं और 2 ही बंध बच रहे हैं, तो क्या ऑक्सीजन को ऐसे लगा सकते हैं क्या? नहीं, ऑक्सीजन सिंपल ऐसे नहीं आ सकता। ऑक्सीजन अगर आप सामान्य जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, ऐसे लगा दोगे तो क्या आ जाएंगे? माइनस। इसीलिए ये ऑक्सीजन ऐसे नहीं आएगा, केवल एक ही ऑक्सीजन आ सकता है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 बंध पूरे हो गए, 4 हो गए, लेकिन एक ऑक्सीजन बच गया। अब उस ऑक्सीजन को कहाँ एडजस्ट किया जाए? अगर कभी भी ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन बच जाए तो बच्चों यहाँ ये जो OH है ना, इनके बीच में ऑक्सीजन को लगा सकते हो सिंगल बॉन्ड के पास। देखिए ये स्ट्रक्चर अपनी नहीं होगी, स्ट्रक्चर मैं बना के बता रही हूँ आपको। ये H डबल बॉन्ड O हो गया, ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया। जो आपका एक ऑक्सीजन बच गया है वो कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच में। अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 1 2 3 4 5,
2 और 2 4 5 6, 6 बॉन्ड हो गए। ऑक्सीजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं। बच्चा ऑक्सीजन बच जाता, बीच में फंसा देना इस तरह से, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से कोशिश की जाएगा। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे तो इन दोनों ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, -1। देखिए इसका -1 आएगा, इसका -1 आएगा, इसका +1 आएगा। इस OH का पूरे का निकाल लोगे तो आप -1 है इस पूरे OH पे, ये -2 वाला है और ये -2 वाला है। अब आप गिन लीजिए इसको, 2 और 2 4 5 6 7, 7 में से 1 गया 6। अब सल्फर का आ जाएगा +6। तो यहाँ इस कंडीशन में सल्फर का कितना निकल के आएगा बच्चों, +6 ऑक्सीकरण अंक निकल कर आएगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों, स्ट्रक्चर कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। ये मत लगा देना, ये निकालने के लिए बताया है आपको। चलो अगला देखते हैं हम यहाँ से। अपना है आगे है H2H2O6, चाहे तो बना लो यहाँ से 2 तो सल्फर रख लो, ऑक्सीजन 6 है। सबसे पहले तो ये कंडीशन पूरी कर लो जो प्रत्येक हमारी ऑक्सो अम्ल के लिए होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन देखिए 2 थे, हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया, सल्फर का काम खत्म हो गया, ऑक्सीजन का काम बच रहा है 6 थे। ऑक्सीजन कितने हैं, दोनों तरफ 3-3 ऑक्सीजन आएंगे, दोनों तरफ कितने आएंगे, 3-3 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन दे चुके, 3 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका ऐसा सिंगल ऑक्सीजन बच जाता है तो बच्चों आपके पास बॉन्ड भी है, तो आप क्या लगाइए, इसको डबल बॉन्ड O से लगा दिए, डबल बॉन्ड O से। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना ना, 6 बना सकता है, ये लो 6 बन गए, आ गया। अब आप ये कंफ्यूजन मत करना कि ऑक्सीजन बीच में रखना था, क्या ऑक्सीजन बीच में रख ही नहीं सकते थे। देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन, H2H2O7 कब रख सकते हैं हम यहाँ से, H2H2O7 का स्ट्रक्चर क्या आएगा, चलो मैं यहाँ नहीं बना के, H2H2O7 का स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों। H2H2O7 में वही 2 से क्या रखिए, सल्फर रखिए, सल्फर रखने के बाद डबल बॉन्ड O रखिए, डबल बॉन्ड O रखिए, OH रख दीजिए, OH रख दीजिए। दोनों H का काम पूरा हो गया, सल्फर का ऑक्सीजन का काम बच रहा है, तो यहाँ से ये हमने रख दिया, ये रख दिया हमारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो गए। छठा बॉन्ड ये हमने निकाल दिया दोनों की तरफ से। एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो कहाँ रख दीजिए, दोनों के बीच में रख दीजिए। अगला क्या है, H2H2O8 है। H2H2O8 बच्चों ये इसी का डबल होता है, H2SO4 का क्या होता है, डबल होता है। तो ये डाई सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया एक तरह से, इसी का तो डबल है, डबल सॉरी यहाँ से अपना जो H2H2O8 होता है इसको हम डाई सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, कि ऑक्सीजन यहाँ 4 और यहाँ कितने हैं 8 है। देखिए बच्चों कैसे बनेगा, यहाँ से इसको सल्फर दोनों तरफ रखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड दोनों तरफ लगाइए, देखिए यहाँ से, और ये OH को दोनों तरफ रखिए, रख दिया यहाँ से। अब सल्फर का काम पूरा हो गया, H का काम, ऑक्सीजन का काम बच रहा है, ऑक्सीजन कितने हैं 8 है, तो ये वाला काम तो हम यहाँ तक ही कर लेते हैं अपना। तो वही 1 2 3 4 5 6 5 हो गए दोनों की तरफ। अब यहाँ पे छठा, इन्होंने तो अपना काम कर दिया पूरा, जैसा हमने ऊपर लिखाया था बिल्कुल ऐसे ही करते आए हैं ऊपर 7 में भी। अब यहाँ से ऑक्सीजन कितने बच गए, 3 और 3 6, कितने बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए। तो 2 ऑक्सीजन बच गए तो 2 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑक्सीकरणक यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस OH का -1, इस OH का पूरे का -1, ये डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन का -2, सिंगल बॉन्ड वाली जो इस तरह से आती है इसका क्या होता है -1। इससे जब आप निकालेंगे तो सल्फर का ऑक्सीकरण +6 ही आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो बच्चों वो +6 से ज्यादा हो जाएगा। अब आती है इनके नाम की बात। नाम देखिए यहाँ पे, क्योंकि परऑक्साइड है इसीलिए हमने क्या लिखा, परोक्सो। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं और यहाँ H लगा दूं तो ये H2SO4 ही था, इसीलिए इसका नाम होगा यहाँ से H2H2O8 जो था अपना, ये इसको हमने डाई सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन इसीलिए यहाँ पर 4 नहीं हुए क्योंकि अगर यहाँ OH होता तो यहाँ से H हटने पड़ते। इसका नाम होगा परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बच्चों, ये आया अपना H2H2O7। चूंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला जो अपना है बच्चे, इसका नाम मैं आपको वैसे बता देती हूँ, कॉमन नेम वैसे इसका नाम है ओलियम। ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला अपना ओलियम शब्द। वैसे इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हो या डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हो। इसका नाम डाई सल्फ्यूरिक अम्ल केवल, और इसका नाम क्या था, परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल नीचे वाले का, और H2H2O7 का ओलियम, या इसको कह सकते हैं हम पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या कह सकते हैं डाई सल्फ्यूरिक
अम्ल। अब अपना है अगला H2H2O6। बच्चों ये वाला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे नाम बता देती हूँ, आप फिर भी लिखना चाहते हैं नाम, तो इसका नाम है बच्चों पॉलीथायोनिक अम्ल। पॉलीथायोनिक अम्ल, पॉली मतलब ज्यादा, अगर यहाँ सल्फर एक से ज्यादा होने लगे, दो से ज्यादा होने लगे तो बीच में सल्फर आ जाते हैं, तो इसमें या तो डाइथायोनिक अम्ल कह सकते हैं आप इसको, या इसको कह सकते हैं हम पॉलीथायोनिक अम्ल कह सकते हैं, या डाइथायोनिक अम्ल। थाया और किसको बताता है, सल्फर को बताता है। जो अपना ये वाला था H2SO5, ये H2SO5 जो है इसका नाम होता है परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए मैंने इसका नाम, ऑक्सीजन भाई वो बन रहे हैं अपने, तो ये हो गया परोक्सो, परोक्साइड बन रहा है ना, इसलिए क्या आ गया परोक्सो। मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल क्यों कहा, क्योंकि अगर यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन नहीं होता तो देखो H2SO4 ही बन रहा है, 2H, ये देखो H2SO5 है, अगर मैं एक ऑक्सीजन हटा दूं तो क्या बन जाता है H2SO4, तो इसका मतलब इसमें एक सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक है। H2SO5 किससे मिलके बना है बच्चों, H2SO4 प्लस ऑक्सीजन से मिलके तो बना है, और ये ऑक्सीजन किस रूप में है, ये ऑक्सीजन परऑक्साइड ग्रुप में है, तो इसकी वजह से तो आ गया परोक्सो, और सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है, एक, तो इसका नाम हो गया परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। मोनो, बच्चों इसका एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं कैरोज अम्ल, अगर आप लिखना चाहें कैरोज अम्ल, ये देख ले सकते हो इस तरह से, कैरोज अम्ल भी इसका नाम होता है। अब बात आती है मैडम इतने सारे याद करने हैं क्या, बच्चों जरूरी नहीं है, जो आपको इजीली याद हो जाए, देखो एक तो ये याद हो जाएगा, एक ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। H2H2O7 आपको नहीं छोड़ना है, तो मैंने जिन पर टिक मार्क लगाया है बच्चों, ये आपको याद 4 जरूर कर लेने हैं, क्योंकि जब भी ऑक्सो अम्ल पेपर में पूछे जाते हैं तो कम से कम 4 ऑक्सो अम्ल तो आप बताएंगे ही बताएंगे। 4 से कम ऑक्सो अम्ल आप नहीं बता सकते, फिर नंबर कट जाते हैं। 6 की 6 याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4 ऑक्सो अम्ल तो आप बताएं। पेपर में बच्चों बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है सल्फर की ऑक्सो अम्ल। यहाँ से आप ये देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रम तो आप भूलेंगे नहीं। इस चीज को नोट जो मैंने लिखवाया है इसको फॉलो करते जाएगा, आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। बच्चों कल हम पढ़ेंगे हेडिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल में संस्पर्श प्रक्रम में आने वाली समीकरण जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो बच्चों घर पे रहिए, सेफ रहिए और लॉकडाउन में पढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, पी ब्लॉक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी आपके कमेंट का। और दूसरी चीज आपको यह है बच्चों, पढ़ाई आप ड्रॉप मत कीजिएगा, पढ़ाई आप लगातार करते रहिए, क्योंकि स्कूल कब खुलेंगे ये स्थिति आपको भी क्लियर नहीं है, हमें भी क्लियर नहीं है, तो हम अपनी कोशिश घर से पढ़ाने की आपको जारी रखेंगे। और बच्चों धन्यवाद।